नमस्कार। जीके ऑरा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ बहुत ही अहम पन्नों को पलटेंगे, उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारा विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास, और हम सब जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कितना ज़रूरी हिस्सा है। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, यूरोपीय लोगों से स्वतंत्रता तक नाम के स्रोत से ली गई है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। समझेंगे कि कैसे यूरोप की ताकतें भारत आईं, कैसे अंग्रेजों का राज फैला, कौन से बड़े विद्रोह हुए, आज़ादी की लड़ाई के अलग अलग पड़ाव क्या थे, और आखिर में हमें आज़ादी कैसे मिली। इस पूरी कहानी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूरोप वाले भारत आए कैसे, इनका क्रम क्या था, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली है ना, 1498 में। जी हाँ, पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जहां जमोरिन का शासन था। और उसके बाद पुर्तगालियों के बाद आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश लोग, और सबसे आखिर में फ्रांसीसी, वो करीब 1668 के आसपास। तो पुर्तगालियों ने आते ही क्या किया? क्या वो सिर्फ व्यापार करने आए थे? देखिए, शुरू में तो मकसद व्यापार ही था, मसालों का खासकर। लेकिन पुर्तगालियों ने जल्द ही अपनी नौसेना की ताकत दिखानी शुरू कर दी। उनकी एक पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये क्या थी? इसका मतलब था हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल करना। वो कार्टाज नाम का एक परमिट सिस्टम चलाते थे। मतलब अगर किसी भारतीय जहाज को समंदर में जाना है तो पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा। अरे, मतलब दादागिरी शुरू से ही। हाँ, एक तरह से। और फिर 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। ये एक बड़ा कदम था। गोवा फिर लंबे समय तक, मतलब 1961 तक उनके पास रहा। गोवा, हाँ। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद फिर अंग्रेजों का नंबर आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर मिला, मतलब भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार। और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। हाँ, सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में लगाई, जहांगीर से इजाजत लेकर। लेकिन इससे पहले वो मछलीपट्टनम में भी फैक्ट्री लगा चुके थे, पर वो स्थायी नहीं थी। और इन्होंने भी अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाया होगा, पुर्तगालियों को, डचों को। बिल्कुल। 1612 में स्वाली की लड़ाई में उन्होंने पुर्तगालियों को हराया। फिर 1759 में चिंसुरा, जिसे बेदारा की लड़ाई भी कहते हैं, उसमें डचों को हराया। मतलब धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल रहे थे। लेकिन असली बाजी तो बंगाल में पलटी है ना, वो फर्रुखसियर का फरमान। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा या गोल्डन फरमान भी कहते हैं। इसमें ऐसा क्या खास था? इसमें कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले पूरे बंगाल में बिना कोई चुंगी या टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। सोचिए, सिर्फ 3000 रुपए में पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड। जी, और इतना ही नहीं, उन्हें दस्तक यानी ट्रेड पास जारी करने का अधिकार भी मिल गया। अब कंपनी के अधिकारी इन दस्तकों का गलत इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे। इससे बंगाल के नवाब को भारी नुकसान हो रहा था। और यहीं से नवाब और कंपनी के बीच झगड़ा शुरू हुआ, सिराजुद्दौला के साथ। हाँ, दस्तक का दुरुपयोग, कंपनी की बढ़ती राजनीतिक दखलंदाजी, कलकत्ता की किलेबंदी, ये सब कारण बने। नतीजा हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी नाम तो सुना है, पर इसमें हुआ क्या था? एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना। नवाब की फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके सेनापति मीर जाफर और कुछ दूसरे अफसरों ने धोखा दिया। वो लड़े ही नहीं। मीर जाफर का धोखा? हाँ, नतीजा ये हुआ कि नवाब हार गया और मारा गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, एक तरह से अपनी कठपुतली। तो क्या यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ गई? देखिए, प्लासी ने दरवाजा जरूर खोला। अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक ताकत मिली, पैसा मिला, लेकिन उनकी सत्ता की असली और कानूनी बुनियाद रखी 1764 के बक्सर के युद्ध में। बक्सर, उसमें क्या हुआ? बक्सर में अंग्रेजों का मुकाबला 3 बड़ी ताकतों से था। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम II। 3 बड़ी ताकतें एक साथ, फिर भी अंग्रेज जीत गए? हाँ, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने इन तीनों की मिलीजुली फौजों को हरा दिया। ये जीत प्लासी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये सैन्य ताकत के बल पर जीती गई थी, धोखे से नहीं। अच्छा, और बक्सर के बाद क्या हुआ?
बक्सर की जीत के बाद हुई 1765 की इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया था। उसने मुगल बादशाह शाह आलम II से संधि की। इस संधि में क्या तय हुआ? इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी, इसका ठीक मतलब क्या है? दीवानी मतलब टैक्स या राजस्व वसूलने का अधिकार। अब सोचिए, एक अजीब सी स्थिति बन गई। प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी, निजामत तो नवाब के पास रही, लेकिन पैसा वसूलने का सारा अधिकार कंपनी के पास आ गया। अरे वाह, मतलब काम नवाब करे, मलाई कंपनी खाए। बिल्कुल। इसी को बंगाल में दोहरी सरकार या डुअल गवर्नमेंट कहा गया। यह सिस्टम 1765 से 1772 तक चला और इसने बंगाल को बुरी तरह लूटा। जनता पिस गई। तो बंगाल पर कब्जे के बाद कंपनी का अगला निशाना कहाँ था? दक्षिण भारत, मैसूर? हाँ, दक्षिण में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य था। पहले हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। उनके साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए। एंग्लो मैसूर युद्ध। 4 युद्ध। हैदर अली और टीपू सुल्तान काफी बहादुर माने जाते हैं। बहुत। हैदर अली तो एक सामान्य सैनिक से अपनी काबिलियत के दम पर शासक बना था। टीपू सुल्तान भी बहुत योग्य और दूरदर्शी था। उसने फ्रांसीसियों से मदद ली, अपनी सेना को आधुनिक बनाया, रॉकेट टेक्नोलॉजी में भी काम किया। फिर क्या हुआ इन युद्धों का? पहले 2 युद्धों में तो हैदर अली ने अंग्रेजों को काफी परेशान किया। दूसरे युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे युद्ध 1790-92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को हराया और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ये टीपू के लिए बहुत अपमानजनक थी। क्या शर्तें थीं संधि की? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। भारी युद्ध हरजाना देना पड़ा और हरजाना चुकाने तक अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर रखना पड़ा। ओहो, बहुत बुरा हुआ ये तो। हाँ, लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी। उसने फिर ताकत जुटाई। नतीजा हुआ चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799। इसमें लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया। टीपू की मौत और मैसूर का क्या हुआ? मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। उन्होंने वाडियार वंश के एक पुराने शासक परिवार के बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया और उस पर सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, ये क्या चीज थी? ये भी वेलेस्ली ने ही शुरू की थी ना? हाँ जी हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली की ही देन थी ये 1798 में। ये अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का एक बहुत कारगर पर कपटपूर्ण तरीका था। कैसे काम करती थी ये संधि? इसमें ऐसा होता था कि कोई भारतीय शासक अगर ये संधि मान लेता तो कंपनी उसकी बाहरी हमलों और अंदरूनी गड़बड़ी से सुरक्षा की गारंटी लेती थी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, पर इसके बदले में उस शासक को अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्चा भी खुद उठाना पड़ता था। अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सीना रखो और पैसा भी दो। बिल्कुल। और यही नहीं, उस शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था जो असल में जासूस का काम करता था और अंदरूनी मामलों में दखल देता था। और भी शर्तें थीं। हाँ, वो शासक अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे यूरोपीय देश के नागरिक को अपनी नौकरी में नहीं रख सकता था और ना ही वो किसी दूसरे भारतीय राज्य से सीधे कोई बातचीत या संधि कर सकता था। सब कुछ अंग्रेजों के जरिए होता था। मतलब पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो जाना, अपनी आजादी खो देना। सही कहा। हैदराबाद का निजाम पहला शासक था जिसने 1798 में ये संधि स्वीकार की। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, एक के बाद एक कई राज्य इस जाल में फंसते चले गए। ये तो वाकई बहुत चालाकी भरा सिस्टम था। अच्छा, उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा था? पंजाब में रंजीत सिंह थे? हाँ, महाराजा रंजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख राज्य कायम किया था। वो बहुत समझदार शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को पहचाना और उनसे टकराव टालने की कोशिश की। 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की। इस संधि में क्या था? इसमें सतलुज नदी को रंजीत सिंह के राज्य और ब्रिटिश इलाके के बीच की सीमा मान लिया गया। जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहे, मतलब 1839 तक, अंग्रेज पंजाब की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन उनकी मौत के बाद? उनकी मौत के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। दरबार में साजिशें होने लगी। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने दखल देना शुरू किया। 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। हाँ, पहला 1845-46 में और दूसरा 1848-49 में। जी, और दूसरे युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में मिला लिया। बालक महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। और वो कोहिनूर हीरा, वो भी इसी समय गया।
हाँ, दुखद बात है, पर कोहिनूर हीरा भी इसी विलय के बाद अंग्रेजों के हाथ लग गया और महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़ दिया गया। तो इस तरह मैसूर गया, मराठे गए, पंजाब गया और बर्मा, अफगानिस्तान के साथ भी तो युद्ध हुए थे। जी हाँ, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान में भी दखल दिया। हालांकि वहां उन्हें मुखी खानी पड़ी। बर्मा के साथ 3 युद्ध लड़कर उन्होंने पूरे बर्मा पर भी कब्जा कर लिया। मतलब चारों तरफ विस्तार ही विस्तार। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य चलाने, युद्ध लड़ने का खर्चा कहां से आता था? इसके लिए उन्होंने लगान व्यवस्था बदली होगी। बिल्कुल, पैसा वसूलना सबसे जरूरी था उनके लिए। इसके लिए उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भू राजस्व प्रणालियां लागू की। कौन कौन सी थी ये प्रणालियां? मुख्य रूप से 3 थीं। पहली, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह में लागू की। स्थायी बंदोबस्त मतलब लगान हमेशा के लिए फिक्स। हाँ, इसमें जमीन का मालिक जमींदार को मान लिया गया और सरकार ने जमींदार से लिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए तय कर दिया। सरकार का हिस्सा फिक्स हो गया। तो ये किसानों के लिए अच्छा था या बुरा? ये किसानों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। लगान की दर बहुत ज्यादा थी और जमींदार उसे सख्ती से वसूलते थे। अगर किसान लगान नहीं दे पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। जमींदार अक्सर शहरों में रहते थे और किसानों का शोषण करते थे। अच्छा, और दूसरी व्यवस्था? दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये थॉमस मुनरो ने 1820 के आसपास मद्रास, बंबई और असम के कुछ हिस्सों में लागू की। रैयत मतलब किसान। इसमें सरकार सीधे किसान से लगान वसूलती थी। जमींदार बीच में नहीं होता था। ये बेहतर लगती है सुनने में। सैद्धांतिक रूप से बेहतर थी, पर इसमें भी लगान की दर बहुत ऊंची थी और उसे समय समय पर बढ़ाया जा सकता था। किसान फिर भी पिस रहा था। और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। ये 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिम प्रांत, आज का यूपी, एमपी का कुछ हिस्सा और पंजाब में लागू की। इसमें पूरे गांव या महाल को एक इकाई माना जाता था और पूरे गांव से इकट्ठा लगान तय होता था। गांव का मुखिया या लंबरदार लगान वसूलकर सरकार को देता था। तो कुल मिलाके नतीजा क्या निकला इन व्यवस्थाओं का? साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसते चले गए, जमीनें उनके हाथ से निकलती गई, गरीबी और भुखमरी बढ़ी और यही गुस्सा, यही असंतोष धीरे धीरे जमा होता रहा, जो बाद में विद्रोहों का एक बड़ा कारण बना। इसी आर्थिक तबाही के बीच 19वीं सदी में समाज सुधार की भी एक लहर उठी। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थीं? हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ अंग्रेजी राज की वजह से पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थीं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी शिक्षा और विचारों के संपर्क में आने से भारतीय समाज में एक आत्ममंथन शुरू हुआ। लोगों को लगने लगा कि हमारे समाज में भी कई बुराइयां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ा नाम तो राजा राममोहन राय का आता है। बिल्कुल, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वो बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद पर जोर दिया। और सती प्रथा के खिलाफ उनका काम तो बहुत महत्वपूर्ण था। जी हाँ, उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने शास्त्रों से साबित किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। उनके ही प्रयासों के कारण 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कौन से सुधारक हुए इस दौर में? कई महत्वपूर्ण लोग थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया। उनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया। और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले? हाँ, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र में पिछड़ी जातियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति-पाति का कड़ा विरोध किया। उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती का भी नाम आता है। जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने हिंदू धर्म में आई कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया और वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को अपनाने की बात कही। आर्य समाज ने शिक्षा और समाज सुधार में बड़ा योगदान दिया। और स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका दर्शन था,
मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन पर जो भाषण दिया, उससे पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास और देश प्रेम का संदेश दिया। तो ये सारे आंदोलन एक तरह से भारतीय समाज को अंदर से जगा रहे थे, है ना? बिल्कुल। ये आंदोलन सिर्फ धार्मिक या सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं थे। ये भारतीयों में एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा कर रहे थे। ये भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन की जमीन तैयार कर रहे थे। इसी समय शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने कुछ नीतियां बनाई। हाँ। मैकॉले और वुड्स डिस्पैच। हाँ, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध मिनट पेश किया, जिसमें उसने अंग्रेजी भाषा के जरिए यूरोपीय ज्ञान विज्ञान पढ़ाने की वकालत की। उसका मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो प्रशासन में क्लर्क वगैरह का काम कर सके, रंग और खून से भारतीय पर पसंद, विचार और बुद्धि से अंग्रेज। मतलब बाबू बनाने की फैक्ट्री। कुछ हद तक कह सकते हैं। फिर 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक व्यवस्थित योजना पेश की गई। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषा को भी महत्व देने की बात थी, लेकिन जोर अंग्रेजी पर ही रहा। इन सब का मिलाजुला असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। एक नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग उभरा। इस वर्ग ने पश्चिमी विचारों जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद को जाना और फिर उन्हीं विचारों के आधार पर अंग्रेजी राज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने अनजाने में ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे दिया। तो मतलब एक तरफ जमीन छिन रही थी, किसान बर्बाद हो रहे थे, दूसरी तरफ समाज बदल रहा था, नई सोच आ रही थी, और इसी माहौल में 1857 का धमाका हुआ। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे सालों का जमा गुस्सा था। कई कारण थे। क्या क्या कारण थे? राजनीतिक कारण देखें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत बड़ा कारण थी। इसके तहत अगर किसी शासक का अपना बेटा नहीं होता था तो उसके राज्य को गोद लिए पुत्र को सौंपने के बजाय अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया जाता था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कई रियासतें ऐसे ही हड़प ली गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मामला इसी से जुड़ा था। जी हाँ। फिर 1856 में डलहौजी ने अवध को कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया, जबकि अवध तो अंग्रेजों का वफादार सहयोगी रहा था। इससे अवध के नवाब, ताल्लुकदार और आम जनता सब नाराज हो गए और अवध से ही ब्रिटिश सेना में बहुत सारे सिपाही भर्ती होते थे। आर्थिक कारण तो हमने पहले ही देखे, भारी लगान, किसानों की बदहाली, दस्तकारी का उजड़ना। हाँ, सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद की, विधवा विवाह लागू किया। ये सुधार अच्छे थे, पर कई रूढ़िवादी भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और रिवाजों में दखल दे रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन की कोशिशों से भी लोग आशंकित थे। और सेना में भी असंतोष था। बहुत ज्यादा। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें कम वेतन मिलता था, प्रमोशन के मौके कम थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें समुद्र पार लड़ने भेजा जाता था, जिसे उस समय हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना जाता था। उन्हें तिलक लगाने, पगड़ी पहनने जैसी चीजों पर भी रोका जाता था। और फिर वो चर्बी वाले कारतूस वाली बात आई। हाँ, वो चिंगारी साबित हुई। सेना में नई एनफील्ड राइफल आई थी। उसके कारतूस को राइफल में भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों के ऊपर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। गाय और सूअर, इससे तो हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए होंगे। बिल्कुल, ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश मानी गई। सबसे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे? उन्हें तो फिर फांसी दे दी गई। हाँ, 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन खबर फैल गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अफसरों को मारा, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली क्यों? दिल्ली मुगल बादशाह की राजधानी थी। विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर बूढ़े और शक्तिहीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता और भारत का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि असल कमान जनरल बख्त खां के हाथ में थी। और फिर ये विद्रोह कहां-कहां फैला? दिल्ली के बाद ये विद्रोह तेजी से उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में फैल गया। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा, बिहार इसके बड़े केंद्र बने। इन जगहों पर नेतृत्व किसने किया? कानपुर में नाना साहब,
जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और उनके सेनापति तांतिया टोपे और अजीमुल्ला खान ने कमान संभाली। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित करके विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने असाधारण वीरता दिखाई। बिहार में आरा के जमींदार कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ये तो बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया था विद्रोह। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। हाँ, वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक विद्रोह था। इसमें सिपाही, राजा, नवाब, जमींदार, किसान, दस्तकार, मौलवी, पंडित सब शामिल थे। हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली। लेकिन फिर ये सफल क्यों नहीं हो पाया? अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब कैसे हो गए? इसके कई कारण थे। पहला, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत, पंजाब, सिंध, राजपूताना, बंगाल का बड़ा हिस्सा इससे अछूता रहा। कई बड़े भारतीय शासक जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम और नेपाल के राणा ने अंग्रेजों का साथ दिया। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने भी ज्यादातर इससे दूरी बनाए रखी। और नेतृत्व की भी कमी थी। हाँ, बहादुर शाह जफर बूढ़े थे और नाम मात्र के नेता थे। अलग अलग केंद्रों पर नेता तो थे, लेकिन उनमें आपसी तालमेल और एक साझा रणनीति का अभाव था। सबके अपने अपने उद्देश्य भी थे। नाना साहब पेशवा पद चाहते थे, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी, और अंग्रेजों के पास साधन बेहतर थे। निश्चित रूप से अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर सेनापति थे। उनके पास टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी, जिससे वो जल्दी सूचनाएं पहुंचा सकते थे और अपनी सेनाओं को मूव कर सकते थे। उनका संगठन बहुत मजबूत था। तो विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? नहीं, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। 1857 के विद्रोह का बहुत गहरा और दूरगामी असर हुआ। सबसे बड़ा नतीजा तो ये निकला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी का राज खत्म, तो फिर किसका राज आया? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी और संसद के अधीन आ गया। इसके लिए 1858 में भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। और गवर्नर जनरल का क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। वो अब भारत में महारानी का सीधा प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, वो भारत के पहले वाइसराय बने। और क्या बदलाव हुए? सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाने जैसी महत्वपूर्ण टुकड़ियां पूरी तरह यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखी गई। फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूती से लागू किया गया। सेना में सिपाहियों की भर्ती लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों के आधार पर की जाने लगी। भारतीय राजाओं की प्रति नीति बदली? हाँ, महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा की, जिसमें भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया गया कि अब उनके राज्य हड़पे नहीं जाएंगे और उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता दी गई। तो 1857 ने अंग्रेजी राज की जड़ें हिला तो दी, लेकिन उखाड़ नहीं पाया। पर इसने राष्ट्रवाद की भावना को जरूर मजबूत किया होगा। बिल्कुल। 1857 के बाद लोगों में ये एहसास और गहरा हुआ कि अंग्रेजी राज उनके हित में नहीं है और संगठित होकर ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। इसी भावना ने आगे चलकर संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कुछ संगठन बने थे? जी हाँ, कई छोटे बड़े संगठन बनने लगे थे। जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई, जिसका मकसद ब्रिटिश जनता और सांसदों को भारत की समस्याओं से अवगत कराना था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। और फिर 1885 में आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना में एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने उस समय के प्रमुख भारतीय नेताओं से संपर्क किया। पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई अब मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, W.C. बैनर्जी। इसमें पूरे भारत से 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस के शुरुआती उद्देश्य क्या थे और उसके नेताओं का रवैया कैसा था? शुरुआत में कांग्रेस के उद्देश्य काफी सीमित थे, जैसे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी करवाना, विधान परिषदों का विस्तार करना वगैरह। शुरुआती नेताओं को नरमपंथी कहा जाता है। नरमपंथी जैसे कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले,
जो बाद में गांधी जी के राजनीतिक गुरु बने। ये लोग ब्रिटिश शासन के एकदम खिलाफ नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता और ईमानदारी में विश्वास था। तो वो अपनी मांगे कैसे रखते थे? उनका तरीका था प्रार्थना पत्र देना, याचिकाएं भेजना, ज्ञापन सौंपना, भाषण देना। इसे प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट की राजनीति कहा जाता है। वो संवैधानिक दायरे में रहकर सुधार चाहते थे। लेकिन क्या सभी लोग इस तरीके से सहमत थे? क्या कोई विरोध नहीं था इस नरम रवैये का? धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा वर्ग उभरने लगा जो इस भिक्षावृत्ति की नीति से खुश नहीं था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हें गरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट्स या उग्रवादी कहा गया। गरमपंथी नेता कौन थे मुख्य? इनमें 3 नाम सबसे प्रमुख हैं। लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। इन्हें लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से जाना जाता है। अरविंद घोष भी एक प्रमुख उग्रवादी विचारक थे। तिलक का तो नारा ही था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल, तिलक ने केसरी, मराठी और मराठा अंग्रेजी अखबारों के जरिए राष्ट्रवाद का प्रचार किया। उन्होंने गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजनों के जरिए लोगों को संगठित करने की कोशिश की। गरमपंथियों का मानना था कि स्वराज सिर्फ याचिकाओं से नहीं मिलेगा, इसके लिए जन आंदोलन और आत्मनिर्भरता जरूरी है। तो नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच टकराव कब खुलकर सामने आया? में बंगाल के विभाजन के समय। उस समय वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? कर्जन में कारण तो ये बताया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे बांटना जरूरी है। लेकिन असली मकसद था बंगाल, जो उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का गढ़ बन चुका था, उसे कमजोर करना। उसे हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल, जिसमें असम भी शामिल था, में बांट दिया गया। ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक स्पष्ट उदाहरण था। इसका विरोध कैसे हुआ? जबरदस्त विरोध हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में, खासकर बंगाल में, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी और बहिष्कार स्वदेशी मतलब अपने देश की बनी चीजों का इस्तेमाल करना, और बहिष्कार मतलब विदेशी, खासकर ब्रिटिश सामान का इस्तेमाल न करना। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, विदेशी चीनी नमक का इस्तेमाल बंद कर दिया। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ये तो काफी बड़ा आंदोलन लगता है। हाँ, ये गांधी जी के आंदोलनों से पहले का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसमें महिलाओं और छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस में फूट पड़ गई सूरत अधिवेशन में। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके और उसके विस्तार को लेकर नरमपंथियों और गरमपंथियों में मतभेद बहुत बढ़ गए। गरमपंथी चाहते थे कि आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर पूरे देश में फैलाया जाए और सिर्फ विदेशी सामान ही नहीं, बल्कि हर तरह के सरकारी सहयोग का बहिष्कार किया जाए। नरमपंथी इसके लिए तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दोनों गुटों में मारपीट तक की नौबत आ गई और कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई। इसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। ये तो राष्ट्रवाद के लिए बुरा हुआ होगा। बिल्कुल, कांग्रेस कमजोर हो गई। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने गरमपंथी नीतियों पर दमन चक्र चलाया। तिलक को 6 साल के लिए मांडले, बर्मा जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को भी देश निकाला दे दिया गया। और इसी दौरान मुस्लिम लीग भी बनी। हाँ, अंग्रेजों की शह पर ही 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग की और बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो मतलब एक तरफ कांग्रेस बढ़ गई, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग बन गई। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति कामयाब हो रही थी। हाँ, उस समय तो ऐसा ही लगा, लेकिन राष्ट्रवाद की आग बुझी नहीं थी। और फिर 1915 में एक ऐसी शख्सियत भारत लौटी जिसने आकर स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी। महात्मा गांधी। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी। वो दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 साल रहकर वहां रंगभेद के खिलाफ सफल सत्याग्रह का अनुभव लेकर 1915 में भारत लौटे। आते ही उन्होंने राजनीति में कूद पड़े? नहीं, उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देश की स्थिति को समझो, लोगों को जानो, फिर राजनीति में सक्रिय होना। गांधी जी ने ऐसा ही किया। उनका पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था भारत में? चंपारण। हाँ, 1917 में बिहार के चंपारण में। वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर तिनकठिया प्रणाली थोपी गई थी, जिसके तहत उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना पड़ता था, वो भी अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा तय की गई बहुत कम कीमत पर।
किसान बर्बाद हो रहे थे। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी वहां गए, किसानों की समस्याएं सुनी, जांच पड़ताल की और सत्याग्रह शुरू किया। सरकार ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, जांच कमेटी बनी और तिनकठिया प्रणाली खत्म हुई। ये भारत में गांधी जी के सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह भी हुए। जी, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया और पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। मिल मालिकों को झुकना पड़ा। और खेड़ा गुजरात में फसल खराब हो जाने के बावजूद सरकार किसानों से लगान वसूलना चाहती थी। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को लगान न देने के लिए संगठित किया। ये एक तरह का पहला असहयोग था। सरकार को यहां भी नरम पड़ना पड़ा। तो इन शुरुआती आंदोलनों से गांधी जी ने क्या साबित किया? उन्होंने दिखाया कि सत्याग्रह और अहिंसा के हथियार कितने कारगर हो सकते हैं। उन्होंने आम जनता, किसानों, मजदूरों को आंदोलन से जोड़ा। वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने लगे। लेकिन तभी अंग्रेज रॉलेट एक्ट ले आए 1919 में। ये क्या था? पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था, जिसमें काफी सख्त प्रावधान थे। युद्ध खत्म होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि कुछ रियायतें मिलेंगी, स्वशासन मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों ने इनाम के तौर पर दिया रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था ऐसा? इस कानून के तहत सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। इसका तो जबरदस्त विरोध हुआ होगा। बिल्कुल। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह सभा बनाई और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। और इसी विरोध के दौरान जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ। हाँ, 13 अप्रैल 1919 पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध बहुत ज्यादा था। सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। फिर क्या हुआ? तभी वहां फौजी कमांडर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ पहुंचा। उसने बाग से निकलने के अकेले रास्ते को बंद कर दिया और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। हे भगवान, कितने लोग मारे गए? सरकारी आंकड़ों में तो संख्या कम बताई गई, लेकिन माना जाता है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। ये ब्रिटिश राज का सबसे बर्बर चेहरा था। इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसका क्या असर हुआ? पूरे देश में गुस्सा फैल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। इस घटना ने गांधी जी को ब्रिटिश न्यायप्रियता से पूरी तरह मोहभंग कर दिया। उन्हें लगा कि अब बड़े पैमाने पर आंदोलन जरूरी है। और यहीं से खिलाफत और असहयोग आंदोलन की भूमिका बनी। जी हाँ, उसी समय तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य हार गया था और वहां के खलीफा, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के धार्मिक नेता माने जाते थे, उनके पद को खत्म करने की बात चल रही थी। इससे भारत के मुसलमान नाराज थे और उन्होंने खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। उन्हें लगा कि अगर हिंदू खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों का साथ दें तो मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने खिलाफत कमेटी के नेताओं जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु से बात की। और फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, अगस्त 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में मंजूरी मिल गई। इसमें खिलाफत के सवाल को भी जोड़ दिया गया। असहयोग मतलब सरकार से सहयोग न करना। बिल्कुल। इसका कार्यक्रम था सरकारी उपाधियां लौटाना, सरकारी नौकरियों, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाना, चरखा चलाना, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना और पूरी तरह अहिंसक रहना। ये आंदोलन कितना सफल रहा? ये बहुत सफल रहा। ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, चरखा घर घर पहुंचा, हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली। ऐसा लगा कि स्वराज बस मिलने ही वाला है। लेकिन फिर चौरी चौरा कांड हो गया। हाँ, वो दुखद घटना हुई।
5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम की जगह पर आंदोलनकारियों का एक जुलूस निकल रहा था। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। जवाब में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जी, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस हिंसक घटना से उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसक सत्याग्रह के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। इस फैसले का क्या असर हुआ? कई नेताओं ने विरोध किया होगा। हाँ, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की। उन्हें लगा कि जब आंदोलन चरम पर था तब उसे वापस लेना ठीक नहीं था। खैर, आंदोलन रुक गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा हुई। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया। आंदोलन रुकने के बाद कांग्रेस में फिर मतभेद उभरे, स्वराज पार्टी बनी। हाँ, आंदोलन रुकने के बाद ये सवाल उठा थी, आगे क्या किया जाए। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल जैसे नेता चाहते थे कि कांग्रेस विधान परिषदों के चुनावों में हिस्सा ले और परिषदों के अंदर जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करे। इन्हें परिवर्तनवादी प्रो चेंजर्स कहा गया। और दूसरे गुट का क्या मानना था? दूसरा गुट, जिसमें सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे, वो परिषदों में प्रवेश के खिलाफ थे। उनका मानना था कि रचनात्मक कार्यों जैसे खादी, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण पर ध्यान देना चाहिए। इन्हें अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर्स कहा गया। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई? परिवर्तनवादियों ने। जब गया अधिवेशन 1922 में परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव गिर गया तो सीआर दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव ने मिलकर जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, जिसे आमतौर पर स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसका प्रदर्शन कैसा रहा? स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनावों में हिस्सा लिया और काफी सीटें जीती, खासकर केंद्रीय विधान परिषद में। वहां उन्होंने सरकार के कई प्रस्तावों को गिराया और अपनी बात रखी। लेकिन 1925 में सीआर दास की मृत्यु के बाद पार्टी कमजोर पड़ गई। तो असहयोग आंदोलन के बाद अगला बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा था। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? हाँ, अगला बड़ा पड़ाव था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी पृष्ठभूमि कई घटनाओं ने तैयार की। एक तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। साइमन कमीशन, इसका विरोध क्यों हुआ? इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों को लगा कि ये उनका अपमान है। भला अंग्रेज कैसे तय करेंगे कि भारत का भविष्य क्या हो? इसलिए जहां जहां कमीशन गया वहां उसका जोरदार विरोध हुआ। काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ओहो, और क्या कारण थे? फिर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर वो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन छेड़ेगी। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। हाँ, दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया और ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी, इसीलिए हम अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। जी हाँ, उसी ऐतिहासिक दिन की याद में। खैर, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो तय हो गया। अब सवाल था कि इसे हासिल करने के लिए आंदोलन कैसे किया जाए। गांधी जी ने फिर नेतृत्व संभाला और उन्होंने दांडी मार्च से शुरुआत की, नमक कानून तोड़ने के लिए। बिल्कुल। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगें रखीं, जिनमें नमक कर खत्म करना, लगान कम करना, राजनीतिक बंदियों को रिहा करना जैसी मांगें थीं। उन्होंने कहा कि अगर ये मांगें नहीं मानी गईं तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? नमक एक ऐसी चीज थी जो हर गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान सबकी जरूरत थी। उस पर टैक्स लगाना अन्याय था। गांधी जी ने इसे सरकार के अन्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बनाया और इसे तोड़कर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। और फिर वो प्रसिद्ध दांडी यात्रा। हाँ, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से
अपने चुने हुए 78 साथियों के साथ दांडी समुद्र तट के लिए पदयात्रा शुरू की। करीब 240 मील की ये यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। रास्ते में हजारों लोग उनसे जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। ये तो एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसका असर क्या हुआ? ये सिर्फ प्रतीक नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक आह्वान था। गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जगह जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों पर धरने दिए। और क्या-क्या हुआ आंदोलन में? लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए, टैक्स देने से मना कर दिया, सरकारी नौकरियों से इस्तीफे दिए। महिलाओं ने इस आंदोलन में अभूतपूर्व संख्या में भाग लिया। सरोजनी नायडू जैसी नेताओं ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल ने आंदोलन चलाया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने बर्बर दमन चक्र चलाया। गांधी जी, नेहरू समेत हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाठीचार्ज और गोलीबारी आम हो गई। पेशावर में गढ़वाली सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। आंदोलन इतना जोरदार था तो फिर गांधी-इरविन पैक्ट क्यों हुआ? आंदोलन के दबाव और ब्रिटेन में हो रहे गोलमेज सम्मेलनों की वजह से सरकार पर समझौता करने का दबाव था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 कांग्रेस के बहिष्कार के कारण असफल रहा था। सरकार चाहती थी कि कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में भाग ले, इसलिए वाइसराय इरविन ने गांधी जी से बातचीत शुरू की। इस समझौते में क्या तय हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन पैक्ट हुआ। इसके तहत सरकार ने हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, नमक बनाने की छूट देने और जब्त की गई संपत्ति वापस करने पर सहमति जताई। बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की। तो गांधी जी लंदन गए? हाँ, गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने लंदन गए, लेकिन वहां सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर और भारत को सत्ता हस्तांतरण के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी निराश होकर भारत लौटे और वापस आकर उन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया। हाँ, जनवरी 1932 में उन्होंने आंदोलन फिर से शुरू करने की घोषणा की, लेकिन इस बार सरकार पहले से तैयार थी। उसने तुरंत गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया। धीरे धीरे आंदोलन की गति धीमी पड़ गई और मई 1934 में इसे औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। इसी बीच वो सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट वाली बात भी हुई थी? जी हाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के साथ साथ दलितों, जिन्हें तब डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया था। अलग निर्वाचन मंडल मतलब ये कि दलित सीटों पर सिर्फ दलित वोटर ही वोट डाल सकते थे। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक और चाल माना। उन्होंने इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। हाँ, गांधी जी के अनशन से चिंता बढ़ गई। डॉक्टर BR अंबेडकर, जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के पक्ष में थे, उन पर दबाव पड़ा। आखिर में मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं की मध्यस्थता से गांधी जी और अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इस पैक्ट में क्या तय हुआ? इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई। बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में भी उनके लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। तो अब हम आजादी की लड़ाई के अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। 1935 का एक्ट आया। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की। गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया। ये एक बहुत लंबा और विस्तृत कानून था। इसमें मुख्य बातें क्या थीं? इसमें एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल हों। हालांकि ये संघ कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात थी प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गईं, यानी मंत्री विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते थे। केंद्र में द्वैध शासन डायरकी लागू किया गया। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का भी प्रावधान था। इसी एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए। जी हाँ, 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। कांग्रेस ने इसमें भारी सफलता हासिल की। 11 प्रांतों में से 7 में उसे पूर्ण बहुमत मिला और 2 में वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इन सरकारों ने लगभग 28 महीने तक काम किया और कुछ सुधार भी किए। फिर इन सरकारों ने इस्तीफा क्यों दे दिया? सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन ने भारत को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल घोषित कर दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने भारतीय नेताओं या प्रांतीय सरकारों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और वायसराय से युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करने और युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता देने का आश्वासन मांगा। जब सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया तो अक्टूबर-नवंबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग पाने के लिए कुछ कोशिशें की, जैसे अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। हाँ, युद्ध में भारतीयों खासकर कांग्रेस का सहयोग बहुत जरूरी था। 1940 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ऑगस्ट प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और संविधान सभा बनाने की बात कही गई। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। जी, युद्ध की स्थिति बिगड़ रही थी। जापान पूरब में बढ़ता आ रहा था। अमेरिका और चीन का भी ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत का सहयोग हासिल करें। तब मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स ने क्या प्रस्ताव रखा? क्रिप्स ने प्रस्ताव दिया कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी जो भारत का संविधान बनाएगी। प्रांतों को ये छूट होगी कि वो चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हों या अपना अलग संविधान बनाएं। मतलब परोक्ष रूप से विभाजन की बात मान ली गई थी। इसका क्या हुआ? कांग्रेस ने इसे भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें तत्काल सत्ता हस्तांतरण की कोई बात नहीं थी और प्रांतों को अलग होने का अधिकार देकर देश के विभाजन का रास्ता खोला जा रहा था। गांधी जी ने इसे एक दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तारीख का चेक, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक कहा। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से नहीं मानी गई थी। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया और इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। बिल्कुल। क्रिप्स मिशन की असफलता, युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और जरूरत की चीजों की कमी और जापान के हमले के खतरे ने माहौल को गरमा दिया था। गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह से जाने के लिए मजबूर करने का समय आ गया है। इसकी घोषणा कब हुई? 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव पास किया गया। इसी मौके पर गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। डू और डाई। करो या मरो, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये एक तरह से अंतिम संघर्ष का आह्वान था। आंदोलन कैसा रहा? आंदोलन शुरू होने से पहले ही 9 अगस्त की सुबह गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इसलिए ये आंदोलन काफी हद तक स्वतः स्फूर्त और नेतृत्वहीन हो गया। जनता ने खुद कमान संभाली। लोगों ने क्या किया? देश भर में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, जुलूस निकले। लोगों ने सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया, रेलवे लाइनें उखाड़ी, टेलीग्राफ के तार काटे, थानों और डाकघरों पर हमले किए। हिंसा भी हुई। कई जगहों पर लोगों ने अंग्रेजी शासन खत्म करके समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली। समानांतर सरकारें? हाँ, कहाँ? जैसे बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक बंगाल में जातीय सरकार और सतारा महाराष्ट्र में वाईबी चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार, जो सबसे लंबे समय तक चली। सरकार ने इसे कैसे दबाया? सरकार ने बेहद बर्बरता से आंदोलन को कुचला। लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलीबारी आम थी। हजारों लोग मारे गए, लाखों गिरफ्तार हुए। लेकिन आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भी कहानी चल रही थी। हाँ, वो भी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन गांधी जी से मतभेदों के कारण उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। फिर वो भारत से बाहर कैसे गए? 1941 में उन्हें कलकत्ता में नजरबंद किया गया था, लेकिन वो भेष बदलकर वहां से भाग निकले।
पहले पेशावर, फिर काबुल, मॉस्को होते हुए वो जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर से मदद मांगी। फिर वो सिंगापुर कैसे पहुंचे? 1943 में वो जर्मनी से पनडुब्बी द्वारा जापान और फिर सिंगापुर पहुंचे। वहां रास बिहारी बोस, जो पहले से जापान में रह रहे थे, ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। INA क्या थी? इन्हें का गठन मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर किया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया और इसे एक शक्तिशाली सेना बनाया। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार, आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद बनाई। उनके नारे क्या थे? उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोशीले नारे दिए। आईने की एक महिला रेजिमेंट भी थी जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था और कैप्टन लक्ष्मी सहगल उसकी कमांडर थी। INA ने क्या कार्रवाई की? आईने ने जापानी सेना के साथ मिलकर 1944 में बर्मा के रास्ते भारत पर हमला किया। वो इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए, लेकिन खराब मौसम, रसद की कमी और जापानी सेना की हार के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। और सुभाष बोस का क्या हुआ? कहा जाता है कि अगस्त 1945 में ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस पर विवाद है। INA का क्या असर हुआ? भले ही INA सैन्य रूप से सफल न हुई हो, लेकिन जब युद्ध के बाद पकड़े गए INA के अफसरों शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, तो पूरे देश में उनके समर्थन में जबरदस्त लहर उठी। कांग्रेस ने भी उनका बचाव किया। इससे ब्रिटिश सरकार पर बहुत दबाव पड़ा और उन्हें सजा माफ करनी पड़ी। INA के मुकदमे ने भारतीय सेना और जनता में राष्ट्रवाद की भावनाओं को और तेज कर दिया। तो युद्ध खत्म होने के बाद आजादी की प्रक्रिया तेज हुई होगी। हाँ, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन युद्ध जीत तो गया, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। साथ ही ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। फिर क्या कदम उठाए गए? 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए रास्ता सुझाने हेतु 3 कैबिनेट मंत्रियों पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर का एक मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन ने क्या योजना दी? कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन की मांग को खारिज कर दिया। उसने एक त्रिस्तरीय संघीय योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय हों और बाकी सारे अधिकार प्रांतों के पास हों। प्रांतों को समूहों में बांटा गया था। एक अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा के गठन का भी प्रस्ताव था। इसका क्या हुआ? कांग्रेस और लीग ने माना। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे कुछ आपत्तियों के साथ स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के चुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, लेकिन प्रांतों के समूहीकरण के मुद्दे पर और अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कांग्रेस और लीग में फिर मतभेद हो गए। और फिर लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। हाँ, जब लीग को लगा कि पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं हो रही है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का आह्वान किया, ताकि पाकिस्तान की मांग को मनवाया जा सके। इस दिन कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये हिंसा फिर नोआखली, बिहार और पंजाब तक फैल गई। तो विभाजन अब तय हो गया था। माहौल बहुत खराब हो चुका था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे और सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। उन्होंने लॉर्ड वेविल की जगह लॉर्ड माउंटबैटन को भारत का नया और आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा, ताकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। माउंटबैटन ने क्या किया? माउंटबैटन ने भारत आकर तेजी से सभी नेताओं से बातचीत की। उन्होंने पाया कि कांग्रेस और लीग के बीच समझौता संभव नहीं है और देश गृह युद्ध की कगार पर है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा है। फिर उन्होंने माउंटबैटन योजना पेश की। हाँ, 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबैटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है। इसमें भारत को 2 डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रस्ताव था। बंगाल और पंजाब का भी विभाजन होना था, हिंदू और मुस्लिम बहुल जिलों के आधार पर। देशी रियासतों को ये छूट दी गई कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहें। इस योजना को मान लिया गया? हाँ, मजबूरी में ही सही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया।
और फिर 15 अगस्त 1947। हाँ, इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बन गए। भारत आज़ाद हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। लेकिन ये आज़ादी विभाजन की भयानक त्रासदी के साथ आए। बिल्कुल, विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा। रास्ते में भयानक हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। आज़ादी का जश्न इस दर्द के साये में डूबा हुआ था। तो ये थी हमारी आज़ादी की लंबी और मुश्किल कहानी। कैसे यूरोप के व्यापारी आए, फिर वो शासक बन बैठे। कैसे 1857 ने उनकी जड़ें हिलाईं, फिर कैसे धीरे धीरे राष्ट्रवाद पनपा, गांधी जी ने कैसे पूरे देश को एक साथ खड़ा किया और कितनी कुर्बानियों के बाद आखिरकार हमें आज़ादी मिली, भले ही एक बंटवारे की कीमत पर। हाँ, हमने देखा कि कैसे व्यापार के इरादे धीरे धीरे राजनीतिक कब्जे में बदल गए। कैसे अंग्रेजों ने कूटनीति, सहायक संधि, हड़प नीति और सीधी लड़ाई से पूरे भारत पर अपना राज फैलाया। हमने ये भी समझा कि उनकी लगान नीतियों ने कैसे भारत को कंगाल बनाया और लोगों में गुस्सा भरा। और साथ ही समाज सुधार आंदोलनों ने कैसे नई चेतना जगाई। बिल्कुल, और कैसे अलग अलग विचारधाराओं, नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी, गांधीवादी ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ये एक मिलीजुली लड़ाई थी। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पूरा सफर, इसकी हर घटना, हर संधि, हर कानून, हर नेता, हर आंदोलन, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर तारीख, हर वजह, हर नतीजे को समझना जरूरी है। एकदम सही। और चाहते चाहते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। ये जो पूरा इतिहास हमने देखा, इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। बंटवारे की लकीरें आज भी दर्द देती हैं। समाज सुधार की जो लड़ाई तब शुरू हुई थी, वो आज भी कहीं ना कहीं जारी है। हमारी आज की राजनीति, हमारा संविधान, हमारी संस्थाएं, इन सब पर उस दौर की छाप है। तो ये सोचना जरूरी है कि उस इतिहास ने आज के भारत को कैसे गढ़ा है और हम अपनी आगे की राह तय करने के लिए उससे क्या सबक सीख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आज इस अहम विषय पर इतनी गहरी और अच्छी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। के लिए जुड़े रहिएगा। नमस्कार।